गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग टेंशन मेंबर का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग नेट एरिया कैलकुलेशन फॉर एंगल सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एंगल सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एसएससी जेईई आपका आईएएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि ये वर्किंग मेथड से क्वेश्चंस रहता है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका दिस इज रिलेटेड विद एंगल सेक्शन। दिस इज द एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन के केस में हमको नेट एरिया निकालना है। क्या निकालना है? नेट एरिया। जब किसी सिंगल एंगल सेक्शन को किसी गसेट प्लेट से एक साइड कनेक्ट किया जाता है, तब के केस में हमको निकालना है। तो दिस इज फर्स्ट हेडिंग इज दिस इज द केस वन। देखिए, इसमें केस जानना बहुत जरूरी है। दिस इज द केस वन। इफ सिंगल एंगल टेंशन member is connected to a gusset plate, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गसेट प्लेट की मिनिमम थिकनेस 12 mm होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा, टी मिनिमम फॉर गसेट प्लेट 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए जो भी गसेट प्लेट बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है। 12 mm से कम ये नहीं होनी चाहिए। ओके, नॉट लेस देन, दिस इज लिख सकते हो, दिस इज नॉट लेस देन 12 mm। तो गसेट प्लेट से सिंगल एंगल को क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है टू अ गसेट प्लेट। देन एरिया फाइंड, देन ए नेट इफेक्टिव। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? दिस इज द नेट इफेक्टिव, आपको एरिया निकालना है। तो इसका जो कनेक्शन है फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। दिस इज द गसेट प्लेट। अगर मैं बात करूं, दिस इज द गसेट प्लेट। इस गसेट प्लेट के साथ, दिस इज द गसेट प्लेट, और आपने क्या किया, इसके साथ में एक एंगल सेक्शन को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इस तरीके से आपने क्या कर दिया? एंगल सेक्शन को आपने जोड़ दिया। हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सपोज दैट कि यहाँ पे मैं जो वैल्यू मानता हूँ, सपोज दैट इसको आपको कनेक्ट कराने के लिए जाहिर सी बात है आपको रिवेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो आप किसी बोल्ट की हेल्प लोगे, तभी जाके ये कनेक्शन आपका बन पाएगा। सपोज दैट, ठीक है। इसको मैं गसेट प्लेट बोलता हूँ। दिस इज द गसेट प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। गसेट प्लेट, this is the rivet, this is the rivet, this is the angle section, okay, this is the angle section। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं उनको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। सपोज दैट कि इस डायमेंशन को मैं इधर से दिखाता हूँ। सपोज दैट यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डायमेंशन है, दिस इज द L1, ओके, और यहाँ से जो डायमेंशन है, सपोज दैट दिस इज द L2, ठीक है। L1 एंड L2 मैंने डायमेंशन ले लिया। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जो थिकनेस है, इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है, जिसको हम लोग नॉमिनल थिकनेस बोलते हैं, ये है आपकी, दिस इज द T इज द थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन, ठीक है। तो ये कहानी आपको बता दी गई है। अब मुझे क्या करना है? इसका नेट एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं एंगल सेक्शन को बाहर निकालूंगा। सपोज दैट कि दिस इज द एंगल सेक्शन। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाला, और इसके एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द L1, दिस इज द L1, दिस इज द L1, दिस इज द L2, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी आप यहाँ पे रिविट सोल लगा सकते हो, जितना भी होगा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एरिया लेना पड़ेगा नेट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग निकालते हैं फार्मूला। इसका क्या होता है? ए नेट का जनरल फार्मूला होता है इन केस ऑफ एंगल सेक्शन, ए नेट इजकल टू A1 प्लस के टाइम A2 होता है। क्या होता है? A1 प्लस के टाइम A2। अब फ्रेंड्स ये फार्मूला अगर मुझे रटना नहीं है, बस समझ लेना है, A1 प्लस के टाइम A2। अब यहाँ पे के क्या है, A1 A2 क्या है, उसके बारे में डील करते हैं। के है, दिस इज द शियर लैग फैक्टर, शियर लैग फैक्टर, मतलब ये
हमें यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे शियर लैग फैक्टर, देखिए शियर लैग की वजह से आपका एरिया रजिस्टिंग कम हो जाता है, क्योंकि जो पार्ट कनेक्टेड होता है उसमें शियर लैग आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, दिस पार्ट इज नॉट कनेक्टेड, इसको बोलते हैं कनेक्टेड लेग, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। तो जिस पार्ट में कनेक्शन होगा, जिस पार्ट से गसेट प्लेट जुड़ी होगी, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेस का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा, इसकी थिकनेस चाहे यहाँ की बात करें तो यहाँ की थिकनेस की बात करें तब भी टी रहेगा, और यहाँ की थिकनेस की बात करें तब भी टी होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात, दिस इज द आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग, और दिस इज द कनेक्टेड लेग। इसको अगर मैं बात करूँ, दिस इज द कनेक्टेड लेग, इसकी मैं बात करूँ तो कनेक्टेड लेग आपकी हो जाती है। अब फ्रेंड्स हमको निकालना है के, तो हमें पता चल गया शियर लैग फैक्टर होता है। इसका फार्मूला जो होता है के का, अगर आपको गसेट प्लेट के साथ सिंगल एंगल को आप कनेक्ट करते हो, दिस इज, अगर आप सिंगल एंगल को कनेक्ट करते हो तो इसका जो फार्मूला होता है के का, दिस इज द 3a1 डिवाइड बाई 3a1 प्लस a2, ये इसका एक फार्मूला होता है। इस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसका फार्मूला क्या होता है। एसएससी जेईई ने इस पे भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अब फ्रेंड्स ये तो आपको हो गया के का वैल्यू। अब a1 a2 कैसे निकले उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। सपोज दैट फ्रेंड्स, ये जो पार्ट आपको देखोगे, ये पार्ट हम मान, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये दोनों का जंक्शन पॉइंट है। मतलब इस सेक्शन का भी जंक्शन पॉइंट है और इस पॉइंट का भी, मतलब इस वाले सेक्शन का भी क्या है, जंक्शन पॉइंट। मतलब कि L2 जो लेंथ है यहाँ तक है और L1 लेंथ यहाँ तक है। मतलब कि L2 और L1 का कुछ पार्ट आपस में यहाँ पे मिल जा रहा है, तो दोनों एरिया में कंसिडर हो जा रहा है। इसी को हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो फ्रेंड्स अगर हम एरिया की बात करें तो ये एरिया अगर हम देखें तो दिस इज द एरिया ऑफ A1, दिस इज द एरिया ऑफ A1। तो ये कैसे निकालोगे, A1 इज इक्वल टू, दिस इज द, यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, एरिया इज इक्वल टू कनेक्टेड लेग। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मुझे लिखना हो, दिस इज द A1 इज नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। ध्यान दीजिएगा, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे नेट एरिया कैसे निकलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं नेट एरिया को, दिस इज द ग्रॉस एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, अगर मैं बात करूँ ग्रॉस एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग माइनस एरिया ऑफ रिविट होल, रिविट होल का अगर आप यहाँ पे निकाल दोगे एरिया, तो आपको क्या पता चल जाएगा, नेट एरिया। क्योंकि जो पार्ट आपका गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट है वहाँ पे आपने रिविट और बोल्ट को यूज कर रखा है, तो नेट एरिया निकालते समय आपको ग्रॉस एरिया में से आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिविट एरिया होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे A1 ज्ञात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, आपको जो है यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक तरीके का ये रेक्टेंगल है, हालांकि यहाँ पे राउंडेड होता है लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं कि एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया आप बता दीजिए क्या होगा, तो ये एरिया होगा L1 इंटू टी हो जाएगा फ्रेंड्स, L1 इंटू टी। ध्यान से देखिएगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आप यहाँ तक क्या कंसिडर करोगे, L1 इंटू टी। अब फ्रेंड्स आप बताइए कि यहाँ से कौन कौन से एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी आपने रिविट लगा रखा, एक लगा रखा है तो एक सब्ट्रैक्ट करोगे, डिपेंड करेगा कंडीशन में। तो ज़्यादातर हम मान के चलते हैं सिंगल के साथ कनेक्ट होता है तो इसको हम मानते हैं सिंगल। दिस इज द एन टाइम, या कह सकते हो दिस इज द डाया ऑफ होल इनटू टी, ये हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने इस पार्ट को भी कंसीडर कर रखा है। जब मैंने रेक्टेंगल लिया तो L1 जब कंसीडर किया तो ये वाला लेंथ जो आपको दिखाई पड़ रहा है आपने फर्दर कंसीडर कर लिया, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये एरिया कितना होगा, देखिए इसकी थिकनेस कितनी है, ये जो पार्ट है इसकी थिकनेस कितनी है, टी। नीचे वाले पार्ट की भी थिकनेस कितनी हो जाएगी, टी, क्योंकि ये वाला जो मेंबर आया है उसकी भी थिकनेस कितनी है, टी। तो आप देखोगे कि अगर मैं ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं जो व्हाइट कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, दिस इज द ट्रायंगल।
और इसका अगर एरिया देखोगे दिस द टी, दिस द टी। अगर मैं एरिया की इसकी बात करूं, सपोज दैट दिस द ए डैश, तो 1/2 ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं यहाँ पे -1/2 इंटू टी इंटू टी, तो आप फ्रेंड्स देख पाओगे कि यहाँ पे टी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो L1 माइनस डी एच माइनस टी/2 इंटू ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो था आपका A1। अब हम सॉल्व करते हैं क्या A2। A2 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो A2 क्या आएगा, A2 आप देखिए क्या इसमें आपने कोई भी रिविट लगा रखा है, कोई भी रिविट नहीं लगा रखा है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग लेग है, इसको आपने कनेक्ट नहीं कराया है। जब आपने कनेक्ट नहीं कराया है तो इसमें कोई भी डायमीटर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। तो A2 क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए A2 जो आएगा ये टोटल रेक्टेंगल आप कंसीडर कर सकते हो, दिस इज द टोटल रेक्टेंगल। तो इसकी वैल्यू आएगी L2 इंटू टी, L2 इंटू टी। ये हो जाएगा पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन आप देखोगे कि इसमें अगर आपने इसको L2 यहाँ तक कंसिडर किया है तो आप देखोगे कि L1 का भी पार्ट आपने कुछ इसमें ले लिया है, तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से ऊपर की तरफ। दिस इज द ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल बनेगा जिसकी टी थिकनेस है, जिसकी टी थिकनेस है। ये भी ए डैश मान के मैं सॉल्व करता हूँ, ये एरिया हो जाएगा टी इंटू टी। तो आप देखोगे इसको भी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1/2 इंटू टी इंटू टी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो फार्मूला आ जाएगा दिस इज द L2 माइनस टी/2 इंटू दिस इज द टी। तो इस तरीके से आपके सेमेस्टर एग्जाम में अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आना है। आपका गेट में भी क्वेश्चन पूछा था, पुराने क्वेश्चन थे लेकिन अब नहीं पूछे जाते हैं। ईएस की अगर मैं बात करूं तो ईएस में भी ये क्वेश्चन आया है कई बार, 4-5 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, इसी से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिए ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड से बहुत ही आसान, उसके लिए कुछ कोडल प्रोविजंस हैं जिसमें बोल देता है कि भाई इतने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा अभी हम बता देंगे ताकि आप इसको क्लियर कर सकें, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपको A1 मिल गया, A2 मिल गया। अब ये क्वेश्चन किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा तब आप आसानी से कर पाओगे। L1 और L2 आपको पता रहेगा, थिकनेस आपको पता रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे डाया ऑफ रिविट पता होगा, डाया ऑफ होल में आप पता है आपको कैसे निकालते हैं। डाया ऑफ होल अगर आपको 5 + 1.5 ऐड करना है, जब 5 यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू कितना हो 25 mm हो, ठीक है, कितना हो 25 mm हो, ओके, दिस इज द। और अगर मान ले डाया ऑफ होल अगर 5 + 2 अगर आप ऐड करोगे तो आपको पता है कि 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 25 mm होनी चाहिए। तो ये बातें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि किससे ज़्यादा होना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर 25 से कम है, 25 से कम या उसके इक्वल है, तो आपको ऐड करना है कितना 1.5 mm ऐड करना है। और 25 से रिविट का डाया अगर ज़्यादा होता है नॉमिनल डायमीटर, तो डाया ऑफ होल के लिए आपको 2 mm ऐड करना पड़ता है। तो ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से मैंने यहाँ पे रिकॉल कर दिया। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार यही पूछ लिया है कि नेट एरिया बताइए, उसने A1 की वैल्यू दे दी, A2 की वैल्यू दे दी, सब कुछ दे दिया और आपको A नेट निकालना है। तो बहुत ही आसानी से अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। इसके और एक तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। सपोज दैट मैं इसी प्लेट को एंगल सेक्शन को एकदम सीधा कर सकता हूँ, सपोज दैट ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको एक शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज द गसेट प्लेट, मैं एंगल सेक्शन को एकदम ऐसे करके सीधा कर दूंगा। जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम में मिस एंगल सेक्शन को, जो भी आउटस्टैंडिंग लेग है, अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा तो ये वाला जो पोर्शन वो अंदर की तरफ चला जाएगा। कितना पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा, जो भी इसकी थिकनेस होगी, ये पार्ट जो आप देखोगे, ये वाला पार्ट आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये पोर्शन जो मैंने डार्क किया, ये पोर्शन अंदर चला जाएगा। जब ये पोर्शन अंदर चला जाएगा तो आप देखोगे इसको जो मुझे कनेक्ट कराना है, दिस इज द पार्ट, इसको मुझे जो गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करा है, तो आप देख पाओगे इसमें दिस इज द एंगल सेक्शन, ठीक है। दिस इसको पार्ट को कनेक्ट कराओगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये है, इस तरीके से आपका पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डायमेंशन आएगा, ये टोटल डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ये डायमेंशन आप लिख सकते हो कितना, L1 + L2 - T, L1 + L2 - T, ठीक है। ये तब आएगा जब आपका मान लेते हैं कि कोई भी रिविट होल नहीं है। लेकिन अगर मान ले इसमें रिविट होल रहेगा तो यहाँ पे -DH भी कर दोगे
तब जाके आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये टोटल लेंथ आपको पता चल जाएगी कि कितना इसमें लेंथ आई। अब इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया पता चल जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसको जोड़ दोगे A1 प्लस A2 को जोड़ते हो तब भी आप एरिया देखोगे यहाँ पे क्या होगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा और -t/2 और -t/2 कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, तब भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको LSM में करने हैं, यहाँ पे नहीं करने। LSM में हम लोग डील करेंगे तब आपको एक क्वेश्चन से समझाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए WSM में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि WSM में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी रियल फैक्टर के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर आपको 3A1 और अपान में 3A1 प्लस A2 ही लगाना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे। देखिए नेट एरिया आपको पता है और आपको अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर की अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप क्या करोगे, आपको परमिसिबल स्ट्रेस पता है, तो परमिसिबल स्ट्रेस 0.6 इंटू FY इंटू ए नेट। तो ये वर्किंग से आप क्या कर सकते हो, लोड निकाल सकते हो, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टेंशन मेंबर, बहुत आसानी से। क्योंकि देखिए जब तक आपको नेट एरिया नहीं पता होगा तब तक आप चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, IES में भी आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में भी क्वेश्चन आए थे, पहले आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा नहीं आता है क्योंकि अब जो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब LSM से पूछता है। तो इस सब के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब हमें नेक्स्ट केस पढ़ना है। अगला केस ये है कि अगर इफ टू एंगल आर प्लेस्ड बैक टू बैक, उसके बारे में यहाँ पे डील करना है, तब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम लोग डील करने वाले हैं यहाँ पे कि अगर मान लिया कि गसेट प्लेट के एक ही साइड में दो एंगल सेक्शन को कंसीडर किया गया है, तब आपको वैल्यू कितनी निकल के आएगी, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टॉपिक आपका रिलेटेड विथ कि अगर यहाँ पे गसेट प्लेट के साथ दो एंगल सेक्शन कंसीडर किए गए हों, तब के केस में हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। अभी हम पहले थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी करेंगे आसानी से, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देखेंगे। पहले हम लोग सारे कोडल प्रिजन की इसकी बात कर लेते हैं। देखिए टेंशन मेंबर का वेटेज जो है ना, हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ज़्यादा अगर हर साल पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ज़्यादा वेटेज अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन का वेटेज है प्लस कंप्रेशन मेंबर का है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ नहीं पाती क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन में हमने नेट एरिया पहले से देख रखा है, तो वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हैं तो उन्हीं को देखना होता है। कुछ कोडल प्रोविजन से यहाँ पे भी हैं, सिलेंडर रेशियो है, ये सब बातें थोड़ा सा देखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट थिंग अगला केस 2 है। केस टू कह रहा है दिस इज द इफ टू एंगल्स are placed बैक टू बैक। ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिर्फ आपको ये लैंग्वेज क्वेश्चन निकालेगी। बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ गसेट प्लेट। ध्यान दीजिएगा, वन साइड ऑफ गसेट प्लेट, इस चीज का इंपॉर्टेंस है क्योंकि देखिए बैक टू बैक तो कनेक्ट किए गए हैं, टू एंगल सेक्शन भी हो सकता है, लेकिन एक ही साइड अगर कनेक्ट किया गया होगा तभी के लिए फार्मूला वैलिड है। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से, दिस इज द गसेट प्लेट, ये एक आपकी गसेट प्लेट है और इसके साथ आपने क्या कर रखा है, एंगल सेक्शन को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। तो मैंने एंगल सेक्शन ये बना दिया, ठीक है, एंगल सेक्शन हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे दूसरा एंगल सेक्शन हम लेके आए, तो इस एंगल सेक्शन को भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, दोनों एंगल सेक्शन लगभग सेम डायमेंशन के हैं, मान लेते हैं, अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप देखोगे कि इस एंगल सेक्शन को हमने यहाँ पे कनेक्ट कराया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट करा सकते हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया गया है
इसको एक ही साइड कनेक्ट करोगे, जब कनेक्ट करना पड़ेगा तो आपको जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रिविट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो रिविट आप लगा दीजिए। यहाँ पे भी आपको रिविट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब कनेक्शन बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कनेक्शन बनाते समय आपको रिविट की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ही साइड में दिया गया है, उसके बारे में डील कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बात अगर करते हैं, यहाँ पे आपस में देखिए, जब तक इसमें टैक रिविट नहीं लगाओगे तब तक इसका बंधन नहीं बन पाएगा। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टैक रिविट लगा होना जरूरी है। ये है स्ट्रक्चरल, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिविट्स, स्ट्रक्चरल रिविट्स। ये टेक लोड, और ये होते हैं दैट इज टैकिंग रिविट्स। टैकिंग rivets does not take any load। इनका लोड कैलकुलेशन में हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल होते हैं, ये वाला जो कनेक्शन होगा ये होगा, इसको भी लिख सकते हो, दिस इज स्ट्रक्चरल रिविट्स, दिस इज द स्ट्रक्चरल रिविट्स, ओके। मान लेते हैं इसका जो डायमेंशन है फ्रेंड्स, सपोज दैट इस डायमेंशन की मैं बात करूं, दिस इज द L1 जो कनेक्टेड है, और दिस इज द L2 जो कनेक्टेड है, मैं उसी को कंसिडर कर रहा हूं। पहले भी मैंने यही माना था L1 L2, अब आप इसको अलग से देख सकते हो। कैसे? दिस इज द एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन है, और इस एंगल सेक्शन में अगर आप डायमेंशन देखोगे, दिस इज द L1 बिकॉज दिस इज कनेक्टेड पार्ट। वहाँ पे मैंने L1 इसको माना था, लेकिन ये कनेक्टेड पार्ट आपका वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कनेक्टेड पार्ट ये है, तो मैं इसको L1 मानूंगा, और दिस इज द L2, दिस इज द वैल्यू। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक एंगल सेक्शन का एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ। A1 आपको पता है, दिस इज द A1 क्या है, नेट एरिया है, तो A1 निकलेगा, A1 इजकल टू सेम कॉन्सेप्ट फर्दर। तो देखो पहले एक एंगल सेक्शन का निकालते हैं, बाद में दूसरे एंगल सेक्शन निकालते समय हम डबल कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखोगे, दिस इज द रिविट कनेक्टेड है, यहाँ पे रिविट कनेक्शन पहले से मैंने लगा रखा है, तो आप देखोगे कि इसका आएगा L1 माइनस सेम फार्मूला माइनस दिस इज द T/2 माइनस DH, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओके। तो ये हो जाएगा सिंपल दिस। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो एरिया आएगा A1 एरिया जो आएगा वो 2 टाइम आएगा। 2 टाइम इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस साइड भी एंगल सेक्शन है और इस साइड भी एंगल सेक्शन है, और दोनों मान लेते हैं कि सेम डायमेंशन के हैं, इसलिए 2 टाइम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ A2 की, तो A2 लिख सकते हैं 2 टाइम दिस इज द L2 माइनस T/2 इंटू T। ये फार्मूला हो जाएगा किसका, A2 का। तो आप एक का एरिया निकाल लीजिए, दूसरे का डबल कर दीजिए, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब आप इसको बैक टू बैक कनेक्शन करोगे, और वो भी एक ही साइड, अपोजिट साइड नहीं हो सकता। अगर एक ही साइड होगा प्लस टैकिंग रिविट्स अगर आपने नहीं यूज किया, टैकिंग रिविट्स आपको जरूरी है, तभी जाकर के देखिए, जाहिर सी बात है जब टैकिंग रिविट्स यूज करोगे तभी आपस में यूनिटी बनेगी, जब आपस में यूनिटी बनेगी तभी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी उसकी आपस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए टैकिंग रिविट्स आप आपस में क्या करते हैं, यूनिटी बनाते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज फर्दर अगर मैं बात करूं, इसका जो नेट एरिया का फार्मूला होता है, दिस द A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस K टाइम A2, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका जनरल फार्मूला सबके केस में कॉमन ही रहता है लगभग, ओके। दिस इज द रिमेंबर, अगर आप इसको रिमेंबर कर सकते हो तो आसानी से कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं, K की वैल्यू यहाँ पे जो आती है वो 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन में बना सकता है, ऑप्शन में पूछ लेगा K क्या है, K है शियर लैग फैक्टर है, K इज शियर लैग फैक्टर, शियर लैग फैक्टर, शियर लैग फैक्टर। अब फ्रेंड्स एग्जाम में आपको K का फार्मूला पूछ लेगा, 4 ऑप्शन बना देगा, ऊपर 5A1 कर देगा, यहाँ पे A1 प्लस 5A2 कर देगा। ध्यान रहे कि अगर 5 का टर्म पहले वाले के साथ ऊपर के साथ लगा हुआ है तो वही 5 का टर्म नीचे वाले के साथ भी आएगा। अगर यहाँ पे 5A1 रहेगा तो नीचे भी 5A1 आएगा। अब फ्रेंड्स एक बात और बता दें, जो K की वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। K की जो वैल्यू आएगी आप देख सकते हो, ऊपर 5 है, नीचे 5 तो है ही है, उसके साथ A2 भी अटैच है, मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा। या तो 0.6 आएगा, 0.7 कुछ भी हो सकता है। इसकी वैल्यू मैं बता सकता हूँ रेंज में, 0.6 आ सकता है, 0.7 आ सकता है, 0.8 आ सकता है, ऐसे 0.85 भी आ सकता है। इस तरीके से अरेंज ये हो सकता है।
जब IS कोड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, IS आपका जो भी कोड यूज होता है यहाँ पे IS 800 2007 जो कोड है स्टील के लिए, वहाँ पे कोड ने बताया कि अगर आप LSM से कर रहे हो तो उसके लिए एक फैक्टर यूज कर लीजिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आप वहाँ पे निकाल सकते हो, तो मैं उसको भी डील करूँगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला आपका, दिस इज द फार्मूला। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, A1 यहाँ से निकालो, A2 यहाँ से निकालो, यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू पुटअप करो, K की वैल्यू आ जाएगी। A1 A2 आपको पहले से पता है, A1 यहाँ पे रखिए, A2 यहाँ रखिए, K यहाँ से निकाल के पुटअप कर दीजिए, A नेट आपका निकल जाएगा। और A1 A2 मैंने पहले से बता रखा कैसे आपको उसको निकालना है, तो ये सब के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे शियर लैग इफेक्ट बोल सकते हो फैक्टर, और शियर लैग इफेक्ट भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, शियर लैग इफेक्ट। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं, नेक्स्ट थिंग इज अगला जो टॉपिक है, इफ टैक रिबिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। इसी में मैं बात करता हूं थर्ड केस, इसी में केस 3, दिस इज द नेक्स्ट थिंग, इफ टैक रिबिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, इफ टैक रिबिट्स आर not provided, if tag rivets are not provided along their flange, एग्जाम में अच्छे से लैंग्वेज पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है, कि if tag rivets are not provided along their flange, then each angle behaves independently, this is the independently, hence factor, जो फैक्टर आएगा, जो शियर लैग फैक्टर आएगा K की वैल्यू आपकी रहने वाली है 3A1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3A1 प्लस A2, ठीक है, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे अंडरलाइन करिए, इफ टैग रिबिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर टैग रिबिट्स प्रोवाइड नहीं की हो तो ये जो गसेट प्लेट मैंने बनाया, ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता था। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि अगर सपोज दैट कि आपको टैग रिबिट्स ना प्रोवाइड किए जाते तो हो सकता है भाई ये एंगल सेक्शन आपने लगाया और ये एंगल सेक्शन यहाँ पे लगा दिया, दूसरा एंगल सेक्शन आपने यहाँ पे लगा दिया, चलो भाई लगा दिया, इसको भी लगा दिया, इस तरीके से। तो आप देख पाओगे कि जो एंगल सेक्शन है अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई टैग रिबिट्स है नहीं। जब टैग रिबिट नहीं होगा तो आपस में यूनिटी नहीं बन पाएगी, जब यूनिटी नहीं बन पाएगी तो आप ये देखोगे कि गसेट प्लेट के एक ही साइड एक ही एंगल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब तक आपस में जोड़ोगे नहीं, आपस में यूनिटी नहीं बनेगी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी आपकी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, नेट एरिया रजिस्टिंग भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, आपस में जुड़े ही नहीं हैं। तो आपस में आपने क्या किया, इनका बंधन तोड़ दिया। इस वजह से आप ध्यान रखना कि जब टैग रिबिट्स के बारे में बात करें, नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो आपको सिंगली वही लेना है जो केस मैंने पहले रीड आउट किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं, बाकी एरिया में कोई दिक्कत नहीं, एरिया आपको डबल लेना पड़ेगा, एरिया सेम ऐसे कैलकुलेट होगा A1 A2 आप जैसे निकाल रहे थे, लेकिन खास बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ पे आपने कनेक्शन तो बना दिया, चलो भाई यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे लगा दिया, लेकिन सिर्फ क्या चेंज होगा, A1 A2 तो वही रहने वाला है 2 टाइम करके, लेकिन जो चेंज होगा वो सिर्फ ये फैक्टर चेंज होगा। जो 5A1 अपान समथिंग ले रहे थे, अब वो फैक्टर जो हो जाएगा वो 3A1 अपान समथिंग करके हो जाएगा। मतलब अब आपका जो आंसर आएगा वो K का फैक्टर थोड़ा ज़्यादा आएगा, पहले ज़्यादा आ रहा था, लेकिन जब आपने इसको टैग रिबिट से नहीं जोड़ा तो फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ा सा। सपोज दैट दिस इज 0.8 आएगा तो इसमें हो सकता है 0.75 आ जाए, तो इतना फर्क पड़ेगा। जब K का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेट एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक डील करते हैं। देखिए ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, बस क्लियरिटी होनी आपको थोड़ा सा जरूरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ, अगर हम बात करें, नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ कि कैसे हम उस चीज़ों को सॉल्व करें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें
कैसे अगला केस हो सकता है। देखिए केस समझना आपको जरूरी है कि गैसेट प्लेट के आइदर साइड है, किस साइड है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। अब फ्रेंड्स हम लोग अगला केस डील करने वाले हैं। अगला केस है दिस इज रिलेटेड विथ इफ टू एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक। केस जो भी हो 4 मान लेते हैं, केस 3 तक हम डील कर चुके हैं। अगला केस है इफ टू, इसको केस कुछ और बना लीजिएगा, केस 3 इसको कर दीजिएगा केस 3, ठीक है, केस 3 हो जाएगा। इफ टू एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक and connected to both side to both side up to both sides of गसेट प्लेट, ठीक है। यहाँ पे बोला है कुछ इस तरीके का केस है, इसको मैं डील करता हूँ। सपोज दैट ये है गसेट प्लेट, ठीक है, क्या है गसेट प्लेट है, और इसके साथ आपने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। लो भाई यहाँ पे आपको अटैच कर दिया, दिस इज द पार्ट, इस तरीके से चीज़ें जोड़ी गई हैं, ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को आपने जोड़ रखा है, इस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ रहे हो, ठीक है। ये एंगल सेक्शन आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जो कि ठीक है इस तरीके से आपने चीज़ों को जोड़ रखा है, इस तरीके से, ठीक है। ये गसेट प्लेट है, ये एंगल सेक्शन है, दिस इज द एंगल सेक्शन और दिस इज द गसेट प्लेट। जाहिर सी बात है कनेक्शन बनाने के लिए आपको रिवेट की जरूरत पड़ी होगी, तभी जाके कनेक्शन बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसकी मान लेता हूँ दिस इज द लेंथ, सपोज दैट इसको मैंने मान लिया सेम डायमेंशन, दिस इज द L2 और दिस इज द L1 यहाँ से लेकर के ये डायमेंशन क्या L1। मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ समझाने के लिए। सपोज दैट कि दिस इज द L1 और दिस इज द L2, ठीक है। थिकनेस इसके T ही मान लेते हैं, थिकनेस कितना मानते हैं T, ओके। बनाने में डायग्राम कुछ हो सकता है कि कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन थिकनेस सबकी क्या है, सेम ही है, ठीक है। ऐसे सेक्शन ही आपके बनाए जाते हैं, ओके। लास्ट में राउंडेड बनाया जाता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रोल्ड स्टील सेक्शन इसको बोलते हैं। अब आपको निकालना क्या क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इस केस में K की वैल्यू जो आती है फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा फार्मूला होता है A नेट, वो तो हम लिखेंगे A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस K टाइम A2 होता है, जहाँ पे K इज इक्वल टू 1 होता है। इस केस में K की जो वैल्यू आती है वो 1 के बराबर आती है। कितनी आती है, 1 के बराबर आती है। कोडल प्रोविजंस है जहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ से जो A नेट का फार्मूला अब निकल के आ जाएगा, वो निकल के आएगा A1 प्लस K की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो दिस द A2। अब आप आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हो, ओके। तो इट इज़ द मोस्ट इफिशियंट वे, इसको मैं नोट पॉइंट करके लिखता हूँ, दिस इज द नोट पॉइंट है, नोट करके मैं अगर लिखूँ नोट, इट इज़ द मोस्ट इफिशियंट वे, इट इज़ द मोस्ट इफिशियंट वे ऑफ कनेक्टिंग, सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि देखिए इसमें नेट एरिया सबसे ज़्यादा आएगा, कनेक्टिंग, देन लोड कैरिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम, देन लोड कैरिंग। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा कनेक्शन होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी, मैं डील भी करूंगा अगले लेक्चर में, कैपेसिटी इज मैक्सिमम, ओके। अब A1 A2 तो आप आराम से निकाल ही सकते हो। कैसे, A1 को आपको फिर से बता दूं, A1 कैसे निकलेगा, 2 टाइम कर दोगे, 2 टाइम क्या करोगे, किससे कनेक्टेड है, दिस, तो L1 माइनस दिस इज द T
बाई टू माइनस डी एच इंटू टी। और A2 अगर आप निकालोगे तो 2 टाइम फिर करना पड़ेगा क्योंकि 2 एंगल सेक्शन है ना, L2 माइनस दिस इज द T बाई 2। ओके, तो आप इसको क्या कर दोगे इंटू टी। अब दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल नेट एरिया कितना निकल के आएगा, दिस इज द A1 प्लस A2। अब 2 कॉमन आप ले लीजिए, 2 कॉमन ले लोगे तो फार्मूला बन के आएगा दिस इज द L1 प्लस L2, ठीक है, माइनस टी बाई टू कितना हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 आप क्या करिए, एक काम करिए, यहाँ पे जो थिकनेस आएगी देखिए यहाँ पे जब आप 2 टाइम करोगे तो टी बाई टू, ठीक है ओके। उसके बाद में आपका आएगा डी एच इंटू टी, ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि चीज़ें आपकी जो है इस तरीके से निकल के आ जाती हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। दिस फार्मूला इज L1 प्लस L2, क्योंकि वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एडअप की हैं। तो आप देख सकते हो ये सबसे अच्छा तरीका इसलिए माना गया क्योंकि देखिए हर केस में मैं नेट इफेक्टिव निकाल रहा था। आप इसको बेस्ट क्यों मान सकते हो, उसके रीजन समझो। ए नेट होता क्या था, A1 प्लस के टाइम समथिंग होता था। अब आपको पता है कि यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, कहीं आ रहा था 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2 आता था, और कहीं पे के की वैल्यू हो सकता है कि 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस क्या निकल के आ रहा था A2। अब फ्रेंड्स आप बताइए ये वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ऑलवेज लेस देन 1 होगी, क्योंकि ये सारे फैक्टर जो हैं आपके जो भी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि नीचे का टर्म ज़्यादा है, नीचे का टर्म ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस केस में कॉम्बिनेशन जब आप बनाओगे तो हमेशा जो नेट एरिया आएगा वो आपके के की वैल्यू जब 1 से कम होगी, जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तब ऑलरेडी फिर आंसर कम हो जाएगा। लेकिन के की वैल्यू जब 1 आएगी फ्रेंड्स तो आप देखोगे कि ये एरिया A1 प्लस A2 हो जाएगा। इस केस में सबसे ज़्यादा रजिस्टिंग एरिया मिलता है, नेट एरिया इस केस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसीलिए मैंने लिखा इट इज़ द मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ कनेक्टिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IES में इसी से रिलेटेड पूछा था कि विच कॉम्बिनेशन इज टू टेक द मैक्सिमम लोड इन द कनेक्शन। तो आपको 4 ऑप्शन बनाया था, उसने ऐसे बनाया था कि गसेट प्लेट के एक ही साइड एंगल कनेक्ट किया गया है, ऐसे बोला था ऑप्शन में। मैं बता देता हूं, मैं डील भी करूंगा कि गसेट प्लेट के एक ही शायद कनेक्ट किए गए दोनों एंगल सेक्शन, या एक बोलेगा टैक रिवेट के साथ जोड़ा गया, एक में बोलेगा नहीं जोड़ा गया है। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि आपस में इसको यूनिटी बना के रखा गया है, और गसेट प्लेट के इस साइड और इस साइड दोनों साइड में यूज करोगे तो बेटर आपके लिए कनेक्शन रहेगा। क्योंकि देखिए इस पार्ट में आपने कनेक्ट करा रखा है तो आपस में क्या है ना कि जो भी लोड आएगा आपस में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस वजह से ये हमारे लिए सबसे अच्छा सेक्शन रहता है। तो ये सब के बारे में हमने यहाँ पे डील किया। ओके, आगे बात करते हैं। इसी में एक और पॉइंट मैं लिखता हूँ, इसी पॉइंट को अगर मैं फर्दर करूँ, इफ टू एंगल्स डज नॉट हैव रिविट्स, एंगल्स डू नॉट हैव रिविट्स देन ईच एंगल, अगर टैक रिविट्स नहीं यूज करते हो तब की बात कर रहा हूँ, तो यही पॉइंट फर्दर हम लिख सकते हैं। अगर मान लिया हैव द टैक रिविट्स, इसी पॉइंट को आप फर्दर लिख देता हूँ एक बार फर्दर, ताकि आप इसको फर्दर इसमें ऐड कर लीजिए। फिर से एक पॉइंट पूछा गया है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि मान लिया कि टैक रिविट्स आपने नहीं यूज किया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अगर टैक रिविट नहीं यूज करोगे तब ये फर्दर क्या होगा कि इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देंगे। तो इंडिपेंडेंटली अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो फर्दर इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इस पॉइंट को मैं फर्दर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जब तक टैक रिविट नहीं प्रोवाइड करते हैं ना तब तक ये चीज़ें क्या होती हैं, आपस में अलग अलग तरह की काम करती हैं। अगर टैक रिविट प्रोवाइड कर दोगे तो आपस में यूनिटी बनी रहती है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है, इफ द टू एंगल्स, इफ द, नोट करके लिख सकते हो, इफ द टू एंगल्स, इफ द टू एंगल्स, इफ द टू एंगल्स डू नॉट हैव tack rivets, do not have tack rivets, then each angle behaves independently, ठीक है। hence factor
K इजकल टू, फिर से फैक्टर क्या यूज करोगे, 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। इसका मतलब ये हुआ कि कोई गसट प्लेट है, ये है, अगर आपने इसको टैक रिवेट से या किसी रिवेट की सहायता से नहीं बांधा, इसको नहीं जोड़ा, तो हो सकता था कि ये एंगल सेक्शन एक आपने यहाँ पे जोड़ दिया, लो भाई इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक आपने क्या किया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए आप एक को आपने क्या कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया, इस तरीके से। तो आप देखोगे कि आपस में इसकी कोई यूनिटी नहीं, एक एंगल सेक्शन यहाँ काम कर रहा है, एक एंगल सेक्शन यहाँ काम कर रहा है, तो आपस में कोई यूनिटी ही नहीं रहेगी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है कि अगर टैक दो एंगल सेक्शन आएंगे तभी टैक रिवेट आएगा, अन्यथा सिंगल एंगल में तो टैक रिवेट नहीं आना है। अगर दो एंगल सेक्शन आते हैं, अब ये बात ध्यान देना जरूरी है कि एक ही साइड गसट प्लेट के हैं कि अलग अलग साइड में। अगर आपके अपोजिट साइड रहेंगे गसट प्लेट के, एक इधर है एक इधर है, तो के का फैक्टर 1 आना है। अगर एक ही साइड जोड़े गए हैं तो 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2 कंसिडर करना। तो चीज़ों को थोड़ा सेपरेट रखना, क्योंकि देखिए अगर मिक्स करोगे तो दिक्कत आएगी, एग्जाम में लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन को निकालना है। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, कुछ जो डिज़ाइन का प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। LSM से बताऊंगा, अभी तक वर्किंग के बारे में हमने सीखा, अब हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन से भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों के बारे में डील करते हैं ताकि प्रॉब्लम हमारी आसानी से हो जाए। नेक्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड विथ, अगर हम बात करें, अगली बात हम करेंगे रिलेटेड विथ, थोड़ा सा LSM से बात कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन अगर LSM से भी आए तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से प्रॉब्लम को करेंगे, LSM से भी करेंगे और WSM से भी करेंगे, तो आप आसानी से चीज़ों को वहाँ पे सीख सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ, आगे हम बात करने वाले हैं LSM से कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड विथ LSM, उसके बारे में यहाँ पे डील करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, LSM से अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ LSM, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ एज पर IS 800 2007, ठीक है, फॉर सिंगल एंगल। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन फार्मूला आता है T डिज़ाइन, ये आता है 0.9 FU, पहले भी डील कर चुका हूँ, इनटू अल्फा नेट डिवाइड बाई गामा M1। यहाँ पे क्या क्या है उसके बारे में बता देते हैं। FU क्या है, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक। A नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ एंगल सेक्शन, ठीक है। गामा M1 क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कितना कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स, 1.25, बिकॉज हम किसी भी कनेक्शन को यहाँ पे, जब भी किसी कनेक्शन को आप अल्टीमेट पे ले जाओगे तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, तो आप कितना यूज करोगे, 1.25। अब बात करते हैं अल्फ़ा की। देखिए अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू 0.6 रहती है जब आपका नंबर ऑफ बोल्ट या रिवेट, कुछ भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ बोल्ट जो है आपका लेस देन आर इक्वल टू 2 रहता है। उसके बाद में अल्फ़ा इक्वल टू 0.7 रहता है कि जब नंबर ऑफ आपका बोल्ट जो है वो 3 रहे, कितना रहे, बोल्ट कितना रहे, 3 रहे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं अल्फ़ा इक्वल टू 0.8 व्हेन नंबर ऑफ बोल्ट जो है, नंबर ऑफ बोल्ट वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। और दूसरी बात अल्फ़ा इक्वल टू 8 फॉर वेल्डेड कनेक्शन, अल्फ़ा इक्वल टू 0.8 फॉर वेल्डेड कनेक्शन,
ठीक है, ये IS कोड के अकॉर्डिंग है। मतलब अभी तक हम ये अल्फा की वैल्यू कहाँ से निकाल रहे थे, सेम निकाल रहे थे जिससे के वैल्यू नहीं सॉल्व कर रहे थे, वही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वहाँ पे भी जो के का फार्मूला हम लिख रहे थे, दिस इज द 3a1 लिख रहे थे, कहीं पे a1 प्लस 3a1 प्लस a2 लिख रहे थे। आप फ्रेंड्स देखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आपकी 1 से कम ही आती है। ये क्या बताया, कोड ने ये बताया कि अगर आप इसको यूज़ कर लेते हो तो बेटर रहेगा। याद करना आसान है, कैसे 6 7 8 2 3 4, तो आसानी से आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हो। ठीक है, अभी होता क्या है मैं उसको बताता हूँ। सपोज दैट कि आपने इसको क्वेश्चंस को आपको लगाना है, तो आप देखो सपोज दैट मैं एंगल सेक्शन से समझाता हूँ कि सपोज दैट कि दिस इज द गसेट प्लेट, सिंगल एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपने इसको किसी गसेट प्लेट के माध्यम से जोड़ा है, सपोज दैट दिस इज द गसेट प्लेट के माध्यम से आपने जोड़ा, आप यहाँ पे जाहिर सी बात है रिविट लगाओगे। ये आपने रिविट या बोल्ट लगा दिया है, चलो ये रिविट और बोल्ट लगा दिया। अब क्या करोगे कि आपको निकालना होगा एरिया, तो सेम प्रोसीजर हो जाएगा। A1 अगर आप निकालोगे तो A1 कैसे निकालोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A1 का जो फार्मूला होगा तो आप इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लोगे जो ये वाला पार्ट होगा, तो वही फार्मूला बन जाएगा। सपोज दैट दिस इज द L1, जो कनेक्टेड पार्ट है L1, और दिस इज द L2, तो सेम प्रोसीजर होगा L1, दिस द L1 माइनस T/2 माइनस DH इंटू T, ये निकाल लोगे। और A2 जो आपको निकालना होगा वो L2 माइनस दिस इज द थिकनेस T/2 इंटू T, ये आपका हो जाएगा क्या, A2। अब यहाँ पे जो A नेट निकल के आता है फ्रेंड्स, A नेट इजकल टू जो भी निकल के आता है, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे A1 प्लस A2 कर देना है, टोटल A1 प्लस A2 कर देना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मॉडिफाइड एरिया आएगा A नेट इफेक्टिव की, अगर मैं बात करूँ, ये तो नेट एरिया होगा। इफेक्टिव का मतलब है कि अब हमें यहाँ पे फार्मूले में यूज़ करना होगा। किसकी बात कर रहा हूँ, LSM से बात कर रहा हूँ। ये जो मेथड है ये LSM से बात कर रहा हूँ। LSM के केस में आप क्या करोगे कि ये जो भी वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे A इंटू A नेट से, तब जाके आपका A नेट इफेक्टिव निकल के आ जाएगा। तो बहुत आसान रहता है। देखिए ये प्रोसेस तो मैं पहले सीख चुका हूँ, इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो पहले प्रोसेस क्या सेम प्रोसेस है। वहाँ पे हम लोग K की वैल्यू अलग से निकालते थे, 3A1 अपान 3A1 प्लस A2 से करते थे। यहाँ पे कोड ने कह दिया भाई आप वो सब मत करिए, आप यहाँ से वैल्यू उठा लीजिए, तो ये आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विद कि कैसे हम इसकी डिज़ाइन करें। तो डिज़ाइन का प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, इसके जो स्टेप्स हैं उनको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप्स के बारे में यहाँ पे लिखते हैं। मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ और चीज़ों को यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है। तो इस बात को मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे कि कैसे हाउ टू सॉल्व द वैल्यू। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A नेट अगर मुझे निकालना होगा तो A नेट निकालना होगा तो A1 प्लस A2 करेंगे। लेकिन A नेट इफेक्टिव की अगर मैं बात करूँ, जो मुझे फार्मूले में यूज़ करना है इफेक्टिव A नेट, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम A नेट। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। वेल्ड कनेक्शन होगा तो 0.8 ले लोगे। तो इस तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व। अब हम डिज़ाइन स्टेप्स देख लेते हैं कैसे चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन स्टेप देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, डिज़ाइन स्टेप। सेमेस्टर के एग्जाम में भी अगर आपका प्रॉब्लम होगा तब भी आप कर सकते हो। कैसे करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं मानूँ कैलकुलेट द नेट एरिया रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द नेट एरिया रिक्वायर्ड, नेट एरिया रिक्वायर्ड। फार्मूला आपके सामने है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नेट एरिया रिक्वायर्ड निकालना है। तो ए नेट यहाँ से आएगा क्या, ए नेट इजकल टू दिस इज द फार्मूला बन के आएगा TDN। बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसको याद कर सकते हो, गामा M1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.9 इंटू FU, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दिस इज द अल्फा ऊपर चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ 0.9 इंटू अल्फा, सॉरी दिस इज द इंटू अल्फा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये वाला फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला टर्म अपान में आ जाएगा। तो यहाँ से चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आसान याद करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका गामा अमाउंट को ऊपर से हटाइए और इसको थोड़ा सा नीचे रखिए, क्योंकि ये फैक्टर आप सेफ्टी है स्ट्रेस के साथ में, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। ये तो नेट एरिया मिल गया। दूसरा स्टेप है इसका कि नेट एरिया मिलने के बाद में इंक्रीज ए नेट, इंक्रीज ए नेट जो भी एरिया मिला बाई
20% to 40%। जो भी नेट एरिया आया फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है कि आपके पास, देखिए आपको क्या होगा, ये लोड दिया होगा किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ओके। उसको 0.9 और FU से डिवाइड करोगे, एक नेट एरिया मिल जाएगा। अब आपको ए नेट अगर मिल गया है तो इसको मैंने 20 से 40% में क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, जिससे मुझे ग्रास एरिया मिल जाएगा। टू ऑब्टेन ग्रास एरिया, इससे आपको क्या मिल जाएगा, ग्रास एरिया। क्योंकि देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, नेट एरिया से हमेशा ज़्यादा होता है ग्रास एरिया। मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, कुछ पता तो होता नहीं, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, इसलिए मैं मान लेता हूँ 20 से 40%। अब 20 से 40% के बीच में आप मान सकते हो 25% भी इंक्रीज कर सकते हो, कितना 25 के बाद में आप 30% भी इंक्रीज कर सकते हो, 35% भी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन जो भी रेंज होनी चाहिए वो 20 और 40 के बीच में होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो ए ग्रास आएगा वो आएगा, या तो आप देख सकते हो 1.2 to 1.4 इंटू दिस इज द ए नेट, आप ऐसा कर सकते हो। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जब आपको देखिए, जब यहाँ से ग्रॉस एरिया पता चल जाएगा तो आपके पास अवेलेबल रहते हैं स्टील टेबल। स्टील टेबल में जाइए, देखिए कि इस एरिया के करस्पॉन्डिंग, देखिए जो भी टेबल दी जाती है वो ग्रास एरिया के करस्पॉन्डिंग होती है, नेट एरिया के करस्पॉन्डिंग नहीं होती है। कि सपोज दैट कि आपका ये एंगल सेक्शन है, सपोज दैट कि दिस इज द एंगल सेक्शन अगर आपको बनाया गया है, सपोज दैट दिस द 100 mm और दिस द 8 mm, तो इसके करस्पॉन्डिंग सपोज दैट इसका एरिया मान लेते हैं कि 1000 mm² आ गया। तो ये 1000 mm² एरिया जो होता है वो ग्रास एरिया होता है। इसीलिए मैं ग्रास एरिया को 20 से 40% इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नेट एरिया है। इस वजह से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो इस चीज़ आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे ग्रॉस एरिया आपको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे कि क्या ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, अगला अगर हम बात करें, कंसीडर द सेक्शन, कंसीडर कर लीजिए आप, कहाँ से, टेबल से। कंसीडर द, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, स्टील टेबल, तो आप स्टील टेबल यहाँ पे लिख सकते हो। कंसीडर द सेक्शन, कंसीडर द सेक्शन, consider the section and check for, consider the section and check for grass yielding, check for grass area yielding, grass area yielding भी बोल सकते हो, grass yielding भी बोल सकते हो, and slenderness ratio, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब ग्रास एरिया अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे TU = लेस देन आर इक्वल टू, फार्मूला आता है FY इंटू ए ग्रास डिवाइड बाई दिस इज द गामा m0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रास एरिया आप यहाँ से निकाल लोगे, टेबल से आ जाएगा, ओके, ये एरिया आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्रास एरिया को पुटअप कर दोगे। जब ग्रास एरिया पुटअप कर दोगे तो आप देखना कि जो भी वैल्यू आनी चाहिए, ये वाला टर्म हमेशा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये रजिस्टिंग एरिया है और ये अप्लाइड होता है। तो रजिस्टिंग ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए, किसी अगर सेफ डिज़ाइन करना है तो रजिस्टिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन अप्लाइड वैल्यू। तो आप देखोगे कि ये वैल्यू सेफ हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो की, तो लेमडा मैक्स भी चेक करना है, वो हो जाएगा क्या, दिस द L इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, और दिस इज नॉट ग्रेटर देन लेमडा रिकमेंडेड, लेमडा रिकमेंडेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा लेमडा मैक्स = L इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम विच इज़ नॉट ग्रेटर देन लेमडा रिकमेंडेड। लेमडा रिकमेंडेड का मतलब होता है कि आपकी जो भी वैल्यू कंसिडर किया, जो भी अभी हम कोडल प्रोविजन बताया था कि 180 होना चाहिए, 350 होना चाहिए, 400 होना चाहिए, तो सपोज दैट इस पर डेड लोड और लाइव लोड है और वैल्यू आपकी 180 है, तो 180 से ये वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि L इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या होगा, I अपॉन R = होता है, हम लोग लिख चुके हैं, R = I डिवाइड बाई ए। तो वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखोगे, जो भी क्रॉस सेक्शन आपने चूज किया होगा
सपोज दैट 100 क्रॉस 8 है, इसके करेस्पॉन्डिंग स्टील टेबल में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिलेगा, आई एक्स एक्स भी मिलेगा, आई वाई वाई भी मिलेगा, उसमें से जो मिनिमम होगा उसको आप यहाँ पे आई मिनिमम पुट करोगे, उसके बाद ग्रॉस एरिया जो भी इसका आया होगा, ये दिस इज द ग्रॉस एरिया, उसको आप यहाँ पे पुटअप करोगे, उसके बाद में आप निकालोगे आर की वैल्यू। जब आर आपको मिनिमम पता चल जाएगा आप यहाँ पे पुटअप कर दोगे। क्वेश्चन में आपको एल इफेक्टिव मेंशन किया होगा और आप लेमडा को दिखा सकते हो कि ये सेफ है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में इसके आने की बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें जो है मेंस में पूछी जाएगी, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, एक लास्ट पॉइंट और है जिसके बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। सपोज दैट अगला स्टेप जो है, चौथा स्टेप है, क्योंकि देखिए मेंस में आएगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें प्रीलिम्स क्रैक करना ज़रूरी है। जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस में टाइम मिलता है सफिशिएंट कि हम वहाँ पे चीज़ों को डील कर सकें, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो लास्ट स्टेप था, मैं उसको यहाँ पे फर्दर लिख देता हूँ, यही बात को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे रिपीट, क्योंकि आपको हो सकता है दिखाई ना पड़े। तो इस बात को मैं लिख रहा हूँ, टी यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू दिस इज द एफ वाई इंटू ग्रास डिवाइड बाई दिस इज द गामा एम नॉट, और दूसरा हमें चेक करना था लेमडा मैक्स। मैं इस बात को यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, आर मिनिमम, ठीक है। और ये था नॉट ग्रेटर देन लेमडा रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब आप समझते हो कि कौन कौन सी वैल्यू हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था 180, 350 और 400। इसी वैल्यू से ज़्यादा कोई नहीं होनी चाहिए। हो सकता है डेड लोड काम करेगा, तो डेड लोड और लाइव लोड के केस में आपको 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग देखिए यहाँ पे आर मिनिमम आपको पता है, आर मिनिमम आप कैसे लिखते थे, बार बार इसको लिखना है हमको, ए मिनिमम डिवाइड बाई ए ग्रास बात करेंगे, ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, लेंथ आपको दिया होगा। लास्ट बात हम बात करते हैं इसमें, थ्योरी पार्ट जो पॉइंट है उसको डील करते हैं। लास्ट स्टेप है चौथा, डिज़ाइन कनेक्शन, डिज़ाइन कनेक्शन, डिज़ाइन कनेक्शन एंड चेक फॉर नेट सेक्शन रप्चर, नेट सेक्शन रप्चर एंड ब्लॉक शियर फेल्योर, इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन अभी तक ईएस वगैरह में आया नहीं है, क्योंकि देखिए पहले तो आप ये कैलकुलेट करो, उसके बाद ये आप चेक करो, उसके बाद ब्लॉक शियर फेल्योर वगैरह। हालांकि ब्लॉक शियर फेल्योर का अलग से प्रॉब्लम खुद ही 20 नंबर का बन जाता है, तो इसलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम अभी तक पूछा नहीं है, कम चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जैसे मैंने लेमडा को लिखा एल इफेक्टिव अपन आर मिनिमम, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई में मिल जाएगा। फिर मैंने लिखा आर मिनिमम इक्वल टू आई मिनिमम अपान ए ग्रॉस एरिया, ये भी एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो आपको ये कम से कम इतना ध्यान रखो कि इस स्टेप्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, डील करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो कि पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, गेट में है, कुछ ईएस में है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे क्वेश्चंस के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखिए, हमने क्या बताया यहाँ पे, सबसे पहले हमने चेन रिवेटिंग का नेट एरिया निकाला, उसके बाद हमने किसका देखा था, स्टैगर्ड का एरिया निकाला, ठीक है। चेन के बाद में किसका देखा, स्टैगर्ड, डायमंड, सबके बारे में हमने डिस्कस किया। एंगल सेक्शन का आज हमने चेक कर लिया। तो नेट एरिया इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए टेंशन मेंबर में जो फेल्योर होना है वो ज़्यादातर चांस होता है कि नेट एरिया ही फेल्योर होता है ज़्यादातर। कभी कभार ग्रॉस एरिया यील्डिंग हो सकता है किसी भी कारणवश कि आपने प्लेट की थिकनेस बहुत कम कर दी, हो सकता है कि उसकी वजह से ऐसा हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो फेल्योर होता है फ्रेंड्स वो होता है नेट एरिया रप्चर। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हर फार्मूले में आपको नेट एरिया निकालना आना चाहिए। उसके अलावा इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप देखोगे कि जो एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है वो स्लेंडरनेस रेशियो पे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि वहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, फालतू में इधर उधर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में टेंशन मेंबर का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उतना डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आपके क्वेश्चंस कहीं पे रुके ना, सारे क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे कर लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया है, उसके बारे में डील करने वाले हैं, ठीक।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे जो कि पूछा गया है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट में पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट एसएससी जेईई सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा होगा, फाइनल ईयर होगा, उसके लिए भी ये क्वेश्चन आपका काम आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, मैं इसको डील करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट, ये गेट का प्रॉब्लम है, पहले पूछा जाता था लेकिन अब नहीं। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रस मेंबर, ऑफ अ ट्रस मेंबर where L इज इक्वल टू, L बता दिया है 2.5 मीटर, ठीक है। ट्रस का एक मेंबर है, इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ, इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ क्या है, प्रॉब्लम को बताया है, सिंगल एंगल है, सिंगल एंगल ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन का सिंबल कुछ ऐसा होता है, 100 क्रॉस 8 mm में डायमेंशन उसने दे दिया, मतलब ये इक्वल एंगल सेक्शन उसने बता दिया। उसके अलावा जो वैल्यू दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे बताया है द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, गसेट प्लेट की थिकनेस जो है फ्रेंड्स वो 10 mm है। कितना है? 10 mm है। उसके अलावा नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट 16 mm, 16 mm दे दिया है। चलो ठीक है, यहाँ से डाया होल भी निकाल सकते हो, कितना आएगा 16 + 1.5 आएगा, बिकॉज 5 लेस देन आर इक्वल टू कितना है 25 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि 25 mm से कम या 25 के इक्वल होता है तो हम लोग रिवेट का केस है, ध्यान दीजिए, दिस इज द केस ऑफ रिवेट, कितना ऐड करेंगे 1.5, ये आंसर आएगा 17.5 mm। ठीक है, बोल्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रिवेट की बात कर रहे हैं। उसके बाद परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, अगला डेटा है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 मेगापास्कल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ कहानी इस तरीके से दी गई है, प्रॉब्लम को अपने आप समझना होता है कई बार। ये है गसेट प्लेट, क्योंकि उसने गसेट प्लेट को बताया भी है, गसेट प्लेट के साथ आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट, और ये इक्वल एंगल सेक्शन है तो ये मैंने बना दिया इक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, तो आप देख पाओगे दिस इज द इक्वल एंगल सेक्शन। क्लियर? आप देखो इसका जो डायमेंशन है वो 100 mm है, और ऊपर वाला जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, वो भी कितना है 100 mm, उसने बता दिया। ओके, अब थिकनेस कितना बताया देख सकते हो, 8 mm है, तो ये थिकनेस जो है ऑन एन एवरेज जो लिखते हैं 8 mm, इसकी क्या हो जाएगी थिकनेस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने क्या लगाया होगा, रिवेट लगाया होगा, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते। अब फ्रेंड्स आप देखिए, इसको सबसे पहले मुझे चाहिए A1 का फार्मूला हम लिखते हैं, A1 इक्वल टू, ये एरिया हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एरिया क्या होगा L1, मैं एक बार फिर से फार्मूला लिखता हूँ, L1 × T, ये टोटल हो जाएगा एरिया, कहाँ से लेके, यहाँ से लेकर के इस वाले पार्ट तक, माइनस ये एरिया मैं सेपरेट करूंगा, जो मैं ये वाला पोर्शन बता रहा हूँ, दिस एरिया इज सेपरेटेड, कितना आएगा 1/2 × T माइनस डाया ऑफ होल इंटू T कॉमन ले लीजिए, तो L1 - T/2 माइनस डाया ऑफ होल इंटू थिकनेस। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ L1 कितना 100 है, थिकनेस 8 है, 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, डाया कितना है 17.5 है, और थिकनेस आपके पास कितनी है 8 mm। तो यहाँ से आप A1 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि
यहाँ पे निकल के आएगा 628 के आसपास आपका आंसर आ जाता है, 628 mm²। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की कि यहाँ पे कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स A2 निकालते हैं। A2 कैसे निकलेगा आप बता सकते हो। A2 निकलेगा L2 इंटू टी माइनस 1/t इंटू टी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि L2 इंटू टी क्या हो जाएगा, 100 जो भी लेंथ होगी L2 इंटू थिकनेस कर दोगे तो यहाँ तक का एरिया पता चल जाएगा। लेकिन ये एरिया अपना नहीं है, ये दूसरे का एरिया है, उसका एरिया तो भैया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए 1/t इंटू टी, तो यहाँ पे t कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा L2 माइनस t/2। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो क्या कि जो भी वैल्यू आपकी आएगी, t की वैल्यू 8 है, L2 की वैल्यू 100 है और ये वैल्यू 8/2 हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आएगा लगभग दिस इज द 760, दिस इज द 768 mm²। अब आपको A1 A2 मिल गया। अब आप बताइए गसेट प्लेट के किस साइड कनेक्ट है, एक साइड कनेक्ट है, सिंगल एंगल है, तो K का फैक्टर आपको पहले निकालना चाहिए। K इज 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। अब सॉल्व करोगे 3A1, A1 की वैल्यू आपके पास है 628 है, तो 628 रखोगे डिवाइड बाई 3 इंटू 628 प्लस उसके बाद 768, तो जो K की वैल्यू फ्रेंड्स निकल के आती है वो निकल के आता है 0.710। मैंने पहले भी बताया था IS कोड के अकॉर्डिंग भी वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका नंबर ऑफ वोल्ट लेस देन 2 था, तो 0.6 आया था, यहाँ पे 0.7 आ रहा है, तो मतलब वैल्यू 1 से क्या आएगी, कम आएगी। अब हम निकाल सकते हैं A नेट, तो A नेट फार्मूला क्या था, A1 प्लस K टाइम A2 था। अब आप क्या कर सकते हो, A1 की वैल्यू आपके पास है 628 है, तो आप 628 पुटअप कर दीजिए। पॉइंट K की वैल्यू है दिस इज द 0.710 और A2 की वैल्यू आपके पास है 768, तो 768 हमने पुटअप कर दिया। तो आप A नेट आप कैलकुलेट करके लाओगे, ये आएगा लगभग 1173 1173.28 mm²। देखिए जब नेट एरिया हमको मिल गया, बाकी सारी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या होने वाली है, आसान, क्योंकि देखिए नेट एरिया अगर आपको पता चल गया, अब आपको निकालना क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ PT इक्वल टू आएगा दिस इज द क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस इनटू A नेट कर दोगे। परमिसिबल स्ट्रेस क्वेश्चन में दिया है 150 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm², तो आप देख सकते हो दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस, तो आप पुटअप करोगे 150 इंटू 1100 कितना आया था 73, तो 1173.20। अगर मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किलो न्यूटन में आंसर आएगा, जो कि 175.992 किलो न्यूटन आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हो। ऐसे एग्जाम में देखिए कई प्रकार से प्रॉब्लम, ये तो मैं एक सिंगल तरीका बताऊं, अगला आप कर सकते हो कैसे। अगर मान लिया आपको एग्जाम में ये कहता कि मान लिया कि एक ही साइड प्लेटें कनेक्ट हैं, मान लिया इसी प्रॉब्लम को मैं चेंज कर दूं सपोज दैट, तो आप इसको घर से भी कर सकते हो। कैसे, सपोज दैट ये गसेट प्लेट है, आप आंसर निकालिएगा जरूर घर पे जा करके। देखिए मैं बार बार इसी प्रॉब्लम को कराऊंगा तो टाइम वेस्ट होना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसी प्रॉब्लम को ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये गसेट प्लेट है, इसको आपको क्या कर दिया, कनेक्ट। यहाँ पे आपने टैक रिविट्स की सहायता से आप या जोड़ सकते हो कनेक्शन पार्ट। ये टैक रिविट्स है, क्या है, टैक रिविट्स। इसको ध्यान रखिएगा कि आपको कैलकुलेशन में सॉल्व लेना नहीं होता है, हाँ ये वैल्यू लेना होता है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल है, ये कनेक्ट करा दी। इसी क्वेश्चन को आपको फर्दर करना है, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है, बाकी सारी चीज़ें सेम, 100 डायमेंशन ये है, 100 ये है, बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ चेंज हो जाएगी, अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यू चेंज होगी वो मैं बता देता हूँ। क्या चेंज होगा, 5A1 डिवाइड, अगर टैक रिबेट प्रोवाइड किया तब होगा 5A1 प्लस दिस इज द 5A1 प्लस A2, ये K की वैल्यू हो जाएगी। और A नेट आप निकाल सकते हो क्या, दिस इज द A1 प्लस K टाइम क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स A1 आप निकाल सकते हो, जो भी आया था 2 टाइम आप कर दीजिएगा। कैसे, 2 टाइम आप इसका कर दीजिए क्योंकि 2 एंगल सेक्शन है ना, तो 2 टाइम दिस एरिया हो जाएगा।
तो 2 टाइम हो जाएगा 628 हो जाएगा, और A2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम आप करोगे, दिस इज द A2 इज 2 टाइम आप 768। तो आप आसानी से इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। देखिए ये रिबिट आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्योंकि ये टैक रिबिट है, जो भी सब्ट्रैक्ट करना है ये सब्ट्रैक्ट करना है। 2 टाइम जैसे ही इसमें आ जाएगा तो 2 टाइम एरिया में ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस करना आपको है। बस A1 A2 मिल गया, यहाँ पुट करिए, K की वैल्यू मिल जाएगी, A नेट मिल जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को आप कर सकते हो आसानी से। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तीसरा केस भी बना सकते थे। तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर आप इसी को मान लेते हैं कि इस साइड कनेक्ट करा दिया एक इस तरीके से, और एक आपने इस तरीके से कनेक्ट करा दिया, और यहाँ पे आपने लगा दिया इसको, तो इसमें तो आपको K की वैल्यू पता है कि 1 आती है। तो मेन पर्पज आपका क्या है कि कोडल, आपने इसको बारे में मैंने थ्योरी अच्छे से डिस्कस किया है, बस आपको मेहनत किस पे करना चाहिए, A1 A2 आपको निकालना अगर आ गया, बाकी तो K का फैक्टर है। किस केस में क्या लगाना है वो तो आपको पता है कि इस केस में आपको K की वैल्यू 3A1 लेना है, मान लिया कि इस केस में 5A1 पर समथिंग लेना है। हाँ, गसेट प्लेट के साथ, टैक रिवेट के साथ है कि नहीं है। अगर टैक रिवेट के साथ नहीं होगा तो वो सिंगल की तरह ही बिहेव करेगा, तब आपको 3A1 अपान 3A1 प्लस A2 ही लेना है। तो आपको एग्जाम में क्या क्या ध्यान देना है ये चीज़ पढ़ो थोड़ा सा। क्या एक गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट के एक साइड एंगल सेक्शन है, चलो ठीक है, तो उसमें 3A1 अपान 3A1 प्लस A2 लगा दिया। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि 2 एंगल सेक्शन आ गए, अब 2 एंगल एक ही साइड है और टैक रिवेट से कनेक्टेड है, तो 5A1 लेना है। लेकिन अगर वही चीज़ टैक रिवेट से कनेक्ट नहीं है तो आप देखोगे कि वो सिंगल एंगल की तरह ही बिहेव करेगा, तो आप देखोगे सेम फार्मूला आपका आएगा 3A1 अपान 3A1 प्लस A2। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक और क्वेश्चन पूछा गया है गेट का ही, उससे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन सेमेस्टर में भी आपको मिल जाएगा, सेमेस्टर में बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई टफ काम नहीं है, आसानी से चीज़ें की जा सकती हैं, गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटेड विथ गेट प्रॉब्लम, उसके बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे कि कैसे गेट की प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करो, उसके बाद जितना प्रैक्टिस आप क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए आप उसको कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि इसी प्रॉब्लम को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जितने प्रकार से आपको थ्योरी पढ़ाया आप उसी हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसको मैं मेंस में बहुत अच्छे से और डिस्कस करता हूं, लेकिन अभी प्रीलिम्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं जितना पूछा जाता है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, अगर पूछेगा तो कर भी नहीं पाओगे क्योंकि कैलकुलेटर प्रीलिम्स में अलाउ नहीं होता है, मेंस में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में ही कर सकते हो आसानी से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, कहाँ पे नहीं है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना सीखना है हमको ताकि किसी कॉन्सेप्ट में हमको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको थ्योरी बताई और थ्योरी के बाद जस्ट हमने क्या कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए, इससे हमारे कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि गेट में पूछा गया है, उसके बारे में डील करते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 स्टील प्लेट्स, 2 स्टील प्लेट्स, 2 स्टील की प्लेटें हैं, ईच विथ 150 mm, ईच विथ 150 mm and the thickness 10 mm are connected, 10 mm are connected, 10 mm are connected with 320, with 3 लगाए गए हैं, 20 mm diameter rivet, 20 mm डायमीटर रिविट, ठीक है, रिविट्स लगाए गए हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है रिविट है, बोल्ट एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है। प्लेस्ड इन अ जिग जैग पैटर्न, प्लेस्ड इन अ जिग जैग मतलब स्टैगर्ड पिचिंग किया गया है, जिग जैग पैटर्न, ठीक है। द पिच ऑफ द रिविट इज, the pitch of
of the rivet is the pitch of the rivet is 75 mm and gauge is 60 mm. फिर क्या है, if the allowable tensile stress in megapascal, if allowable बोलो, वर्किंग बोलो, ठीक है, या परमिसिबल बोलो, if the allowable tensile stress ये कितना बताया है, इन इज 150 मेगापास्कल, 150 मेगापास्कल, ज़्यादातर इतना ही रहता है, ठीक है, क्योंकि 0.6 इंटू एफ वाई करते हैं, एफ वाई की वैल्यू 250 इंटू 0.6 करोगे 150 ही आएगा। द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स that joint can withstand, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी बना दिया था, पहले गेट में 5 नंबर में क्वेश्चन आते थे जो कि ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन ये क्वेश्चन आईएएस में 20 नंबर में आएगा, एसएससी जेईई में भी 15-20 नंबर का आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पहले पूछे जाते थे गेट में। मैं लिख देता हूँ ऑप्शन सी 192.75 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन कन्वेंशनल है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहले गेट में ऐसे ही पूछा जाता था 225.00 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। सपोज दैट कि आपके पास इसकी जो भी प्लेट है, 2 प्लेटों को जोड़ा गया है, इस तरीके से कहानी थोड़ा सा इस तरीके से, मैं इसको डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। टेंसाइल फोर्स लगाया, ग्लोबल टेंसाइल फोर्स लगा दिए, पी का कितना ले जाएगा, ये कैरिंग कैपेसिटी होगी, उसको देखना है। फिर देखिए विड्थ कितना है प्लेट की, 150 है, तो मैं 150 बना रहा हूँ, 150 मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया। फिर क्या बोला है, थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, 10 mm। 2 प्लेट को जोड़ा गया, एक इसके नीचे है मान लेते हैं, ठीक है, 2 प्लेटों को जोड़ा गया है, एक मान लेते हैं कि इसके नीचे है, जिसको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद में बोला है कि ये 3 रिविट्स हैं, 3 रिविट्स हैं, आप जो मर्जी कहे वो लगा सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक ये रिविट लगाया और एक रिविट ये लगाया और एक रिविट ये लगा दी। देखिए उसने एक ही लाइन में नहीं बताया, अगर एक ही लाइन में बोलता, जिगजैग ना बोलता, तो मैं क्या करता, एक यहाँ लगाता, एक यहाँ लगाता और एक यहाँ लगाता, लेकिन उसने बता दिया कि जिगजैग है, इसलिए आपको कंसिडर किया। आपका मर्जी, आप चाहो तो 2 इधर लगा सकते हो, सिंगल इधर ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि डायमंड पैटर्न रहे, वो ज़्यादा बेटर हमारे लिए रहता है, क्योंकि डायमंड पैटर्न में आप एक यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओ, तो ये कहानी आपकी बन जाती है, ठीक है। क्या क्या दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। आपको क्या क्या बता दिया है, देखिए पिच आपको बताया है, क्या बताया है, पिच। तो पिच मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या पिच है, दिस इज द 75 mm, कितना है, 75 mm, इसको मैं लिख लूँगा। उसके बाद गेज डिस्टेंस क्या होती है, जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, दिस इज द गेज डिस्टेंस, और ये कितना बताया है आपको, 60 mm बताया है, 60 mm यहाँ पे लिखा गया है। तो दिस इज द गेज डिस्टेंस इज 60 mm, तो यहाँ पे बताया है गेज डिस्टेंस 60 mm, पिच डिस्टेंस आपकी कितनी है, 75 mm। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आपको पुटअप करना है, तो ये 75 हो गया, और दिस इज द 60 mm। ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जब भी कभी आपको जिग जैग पैटर्न पे कोई भी कनेक्शन मिले, ये मैं आसानी से इसको देखो, अगर आपको समझ जाओगे तो हर एक प्रॉब्लम आप आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि टेंशन मेंबर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी यही है कि किसी भी तरीके से आप एरिया सही से निकाल लीजिए, बाकी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप किसी भी तरीके से इसमें एरिया निकालना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अगर आपको नेट एरिया निकालना आसानी से निकाल सकते हो इसमें, तो आपको टेंशन मेंबर में किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो नेट एरिया कई प्रकार से हो सकता है, या तो वो चेन रिवेटिंग करेगा, या स्टैगर्ड करेगा, या डायमंड करेगा, या एंगल सेक्शन हो सकता है, और नेट एरिया पे ही हमको मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हमें नेट एरिया को निकालना है
तो इसमें कई सेक्शंस बनेंगे जहाँ से उसका फेल्योर हो सकता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जिग जैग पैटर्न है, तो जिग जैग पैटर्न में जो फेल्योर होता है वो डिपेंड करता है कि किस सेक्शन से के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम एरिया होगा। जिस सेक्शन के आपका मिनिमम एरिया होगा वहीं से क्रैक डेवलप होंगे। सपोज दैट कि इसके अकॉर्डिंग अगर मेरा मिनिमम एरिया आया तो क्रैक जो डेवलप होंगे फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो आपका क्रैक ऐसे ही पड़ेगा, ऐसे आकर के ऐसे ही क्रैक पड़ेगा। अगर यहाँ एरिया कम होगा इस क्रॉस सेक्शन पे तो इसी के परपेंडिकुलर आपका क्रैक पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किसके अबाउट आपका किस सेक्शन पे आपका एरिया मिनिमम आएगा। अब इसको कैसे करते हैं इसको आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि इसमें सेक्शन मानना पड़ता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इस पॉइंट को जो प्लेट है इसको नंबर 1 दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? 1 नंबर। ओके, दूसरे नंबर पे मैं इस रिविट को नंबर दूंगा, इसका नंबर मैंने रख दिया 2। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, आपको दिख रहा है नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद में मैं बात करता हूँ सपोज दैट कि दिस इज द 3। आप कुछ भी नंबर कर सकते हो, कुछ भी आपको मानना है। आप चाहो तो इसको 1 माना, इसको 3, इसको 4 भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चाहो तो आप इसको 1 2, इसको मैं 3 भी मान सकता हूँ, तो मैंने इसको 3 मान लिया। जो आपकी मर्जी करे, उसमें कोई नंबर कटने वाले नहीं है। 1 माना प्लेट को, फिर 2 माना रिबिट को, फिर तीसरा इसको माना, फिर चौथा मैंने मान लिया सपोज दैट दिस। ठीक है, या आप इसको भी मान सकते हो, मैं चाहो तो 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो। 3 के बाद मैं इसको मान रहा हूँ 4, प्लेट को फर्दर 4 माना। अब 4 तक तो मैं आ सकता हूँ। उसके बाद बचा ये, तो मैं इसको 5 नंबर मानूंगा और इस प्लेट को मैं मानूंगा 6 नंबर। तो इतने सेक्शन आपके बन सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेक्शन को कंसीडर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सपोज दैट कि कौन कौन सा सेक्शन आ सकता है उसके बारे में डील करने जा रहे हैं। मैं चूज कर रहा हूँ, पहले चूज कर लेना जरूरी होता है, बीच में करना थोड़ा सा दिक्कत रहती है। सबसे पहले मैं मान रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है ये क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है। तो मैं लिखूंगा सेक्शन, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ क्रिटिकल सेक्शन जो आ सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन जो आ सकते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे डील करता हूँ। सपोज दैट 1 2 सेक्शंस जो आ सकते हैं 1 2 1 2 5 6 1 2 5 6, एक ये हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स 1 2 5 6 सेक्शन हो सकता है। दूसरा मैं लिखूंगा 1 2 3 4। तो अगला जो सेक्शन आएगा मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे सेक्शन दूसरा लिखूंगा, ये सपोज दैट दिस द ए नेट 1 है। मान लेते हैं कि यहाँ से जो निकल के आएगा ए नेट 1 निकल के आएगा। दूसरा मैं मानता हूँ 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, इससे सपोज दैट ए नेट 2 निकल के आएगा। उसके बाद अगला सेक्शन आता है 1 2 3 5 6। अगला आएगा 1 2, फिर से एक बार देख लो 1 2 3 5 6 1 2 1 2 3 5 6। ठीक है, ये मान लेता हूँ कि ए नेट 3 आ जाएगा। क्लियर? और भी बन सकते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन, ये बन सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 समथिंग करके आगे। मैक्सिमम मैंने बना दिया, 3 प्रकार से यहाँ पे बन सकता है। अब फ्रेंड्स सबके बारे में मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा। सपोज दैट कि यहाँ पे एरिया की मैं बात करूँ, ए नेट निकालना है, तो आप पहला सेक्शन देखो कहाँ पे आ रहा है 1 2 5 6। आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे कोई स्टैगर्ड पिच आपको इस सेक्शन पे मिल रही? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारा जो लाइन है वो एकदम सीधी आ रही है। जब कोई भी लाइन सीधी आएगी तो इसको आपको चेन रिविटिंग की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो आप देखोगे टोटल विड्थ कितनी है? 150 है। इसमें से अगर मैं रिविट डाया को निकाल दूँ, रिविट होल डाया को निकाल दूँ, 2 हैं आपके पास, तो मैं 2 सेपरेट करूँगा। तो विड्थ यहाँ पे आएगी बी कितना है? 150 है, माइनस 2 टाइम डाया आप होल करोगे। डाया आप होल की अगर मैं बात करूं तो आपको रिविट का जो भी डायमीटर दिया गया है वो कितना है? 20 mm है। तो यहाँ पे मैं फाई की बात करूं तो फाई आपके पास 20 mm है और आपको चाहिए डाया ऑफ होल। तो डाया ऑफ होल कितना ऐड करोगे? 1.5 mm, क्योंकि ये 25 से क्या है? दिस इज द लेस देन आर इक्वल टू 25 mm। 25 से कम है तो आप आएगा 21.5 mm। तो फ्रेंड्स इसको हमने लिख लिया 21.5 mm। तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे 21.5 mm। थिकनेस प्लेट आपके दे रखा है, कितना दे रखा है? थिकनेस आपको दिया गया है, दिस इज द ऑल अबाउट आपका थिकनेस है 10 mm। तो इसको मैं पुट करूँगा, दिस इज द 10 mm। तो आप इसको पुटअप कर सकते हो, दिस इज द 10 mm।
तो यहाँ से आप सॉल्व आउट कर सकते हो इसको, लगभग आपका अप्रॉक्सीमेट कितना निकल के आता है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आता है अप्रॉक्सीमेट एरिया, दिस इज अबाउट 101070 mm²। ठीक है फ्रेंड्स, ये एरिया निकल गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेक्शन और भी बन सकता था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये भी बन सकता था, लेकिन ये आप मान के चलिए कि ये एरिया जिसमें मैंने दो सेपरेट किया, इससे हमेशा ये अलग का एरिया जो है आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही रिबिट घट रहा है, यहाँ पे 2 रिबिट घट रहे हैं, तो वो एरिया तो कभी आपका फेल्योर नहीं आ सकता। चाहो तो आप इसको चूज कर सकते थे 3, जो भी एरिया आएगा 3, 4 भी आप कंसिडर कर सकते थे, ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। चाहो तो आप जितने, देखिए क्या है, इसमें कई एरिया निकालना पड़ेगा, जो मिनिमम होगा वही डिसाइड करेगा, तो आपको देखना भी पड़ेगा, कई बार डायग्राम देख के भी आप जज करना जरूरी है कि आपका किस क्षेत्र में ज़्यादा एरिया आपका सबसे कम एरिया किस क्षेत्र में आपको मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि इस केस में 1 2 3 4, जरा आप डायग्राम देखिए, 1 2 3 4, आप ये बताइए कि इसमें स्टैगर्ड पिच आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि 1 2 3 4 3 4 तो एक लाइन में है, लेकिन जैसे ही 1 2 और 3 बोल्ट अगर आप देखोगे, रिबिट देखोगे, ये आपस में इंक्लाइंड है, तो इसमें एक आपका इंक्लाइंड आएगा, तो इसका आंसर होगा 150 माइनस कितने नंबर ऑफ यहाँ पे रिबिट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4, एक ये 2। तो मैं यहाँ पे सेपरेट फार्मूला में आपको एक बार याद दिला देता हूँ, b माइनस n इंटू n1 इंटू डी प्लस p²/4g1 आई करके आपको फार्मूला लगाया गया था। ठीक है, याद करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कोई स्टैगर्ड पिच आती है तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कितनी स्टैगर्ड पिच आई, एक आई है, और उस सेक्शन पे आपके कितने नंबर ऑफ रिबिट आ रहे हैं, 2, क्योंकि एक ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टाइम 21.5 प्लस P कितनी पिच आई, इंक्लाइंड पिच कितनी है, आप देख सकते हो, दिस इज द इंक्लाइंड पिच, तो आपका एक वैल्यू आएगी, पिच कितनी है 75 है, गेज डिस्टेंस कितनी है 60 है, तो आप लिखोगे P² 75 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू जी, दिस इज 60 इंटू 10। यहाँ से आंसर कितना निकल के आता है फ्रेंड्स, ये मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, लगभग अप्रॉक्सीमेट जो भी आंसर आएगा वो आता है 1538.75 mm², ये वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, इसमें आप बताइए कितने नंबर ऑफ रिबिट आ रहे हैं, 3, एक ये, और स्टैगर्ड पिच कितनी आएंगी, एक ये स्टैगर्ड पिच है, एक ये स्टैगर्ड पिच है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150 माइनस 3 टाइम 21.5 प्लस आपके पास कितने पिचे हैं, 2 टाइम, तो इसको या तो हम 2 बार लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं 2 बार ही लिख सकता हूँ, क्योंकि 75 दोनों में सेम है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया इंटू 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो, क्योंकि देखिए 75 यहाँ पे भी है, गेज डिस्टेंस भी सेम है दोनों केसेस में, इसलिए मैंने क्या किया, P²/4g, और g की वैल्यू 60 है, इसलिए 4g मैंने वहाँ पे रख दिया। यहाँ से सॉल्व आउट करोगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट जो आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स, वो आता है 1792.5 mm², ये आपका वैल्यू निकल के आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट केस में अगर हमारा वैल्यू निकाल के देखें तो वो कितना आता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं। नेक्स्ट केस हो सकता है आपका सेक्शन, ये भी कंसिडर कर लेते हैं, चलो भाई 6 7 माना, इसको कुछ और नंबर देना चाहो 7 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगला सेक्शन में मान लेता हूँ कि 7 3 4 भी मान लेता हूँ, तो 7 3 अगर 4 आप मानोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए नेट में सिर्फ आप देखोगे तो एक ही रिबिट घट रहा है, तो ए नेट यहाँ पे निकल के आएगा, इसको मैं ए नेट 4 मान लेता हूँ, ए नेट 4, यहाँ से आएगा बी माइनस, बी कितना है 150 है, माइनस 21.5 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, टी की वैल्यू आपकी आएगी दिस द 10 mm, तो यहाँ से सॉल्व करने पे लगभग आंसर निकल के आता है 1285 mm²। ठीक है, 1285 mm², इस तरीके से आंसर आपका निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्टील प्लेट्स इस विथ इतना कनेक्ट किया गया है, 3 रिबिट्स आपके लगाए गए हैं, जिग पैटर्न पे लगाए गए हैं। अब यहाँ पे ये बताइए सबसे कम एरिया किस में निकल के आ रहा है, ये एक ऐसा केस है जिसमें 1070 mm² आपका आ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, उसने 1070 को कंसिडर नहीं किया है,
उसने ऑप्शन जो बनाया वो किसी और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने बना दिया है, मतलब कि ये उसने जो आंसर दिया है वो 1285 के अकॉर्डिंग आंसर दिया। मैं आंसर की अगर बात करूँ तो ये आंसर इसका हो जाएगा, लेकिन आपको ए नेट अगर यहाँ पे लेना है तो मिनिमम आप क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए नेट इजकल टू मिनिमम ऑफ दिस इज द ए नेट 1 कॉमा ए नेट 2 ए नेट 3 कॉमा ए नेट 4। ठीक है, इसमें से जो सबसे मिनिमम एरिया होगा उसको आपको कंसीडर करना है। तो आप देखोगे कि मिनिमम एरिया आपके पास सबसे कम कौन सा है, क्योंकि इस सेक्शन पे सबसे कम एरिया निकल के आया था। तो आप देखोगे 1070 है, तो दिस इज द आंसर इज 101070, दिस इज द mm²। अब आपको एरिया तो पता है, अब आपको निकालना क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस निकालनी है। तो आप परमिसिबल स्ट्रेस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए परमिसिबल स्ट्रेस आपको पता है, अब लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। तो पीटी हो जाएगा ए नेट इंटू सिग्मा, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस जो भी आपकी हो सिग्मा ए टी, और ए नेट है 1070 और इसकी वैल्यू है 150। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आएगा 107 इंटू 15 इंटू 10⁻²। ठीक है, 15 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 105, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 15 से तो 105 होता है, 5 को मैंने लिख लिया, 15 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज द 105। ठीक है, 15 एकन 15 हो जाएगा, फिर वहाँ पे आप ऐडअप करोगे, सॉरी ये कैलकुलेशन आपको अगर करना है तो लगभग अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है आपका 15 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 170 के आसपास आता है, 170 किलो न्यूटन के आसपास। लेकिन फ्रेंड्स आपका ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जो कि 170 के आसपास आपका आंसर मैच कर जाए। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी आंसर है, एक तो 225 है, एक तो 192 है, एक 195, एक 195, मतलब सारे ऑप्शन इसके पड़ोस में ही दिए गए हैं। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये भी आप नहीं लगा सकते, ये भी मत लगाइए। अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आप लगा सकते हो सबसे नज़दीक है वो 100 कितना है 92 है। हालांकि अगर आप इसको आंसर मैच कराते तो 1285 गुणे अगर 150 कर देते तो आंसर मैच कर जाता, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे ये भी एक आपका जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो आपका क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन एक खास बात ये भी हो जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है, क्वेश्चन में उसने ये बताया नहीं है कि रिविट वैल्यू क्या है। अगर रिविट वैल्यू बता देता थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अगर इस सेक्शन को कंसीडर कर रहे होते हैं तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस सेक्शन को कंसीडर करूंगा तो आप देखोगे कि ये वाला रिविट अलग होके जा सकता है, लेकिन अगर मैं इस सेक्शन को चूज कर रहा हूं तो आप देखोगे इस सेक्शन को मैंने चूज किया था 1 2 5 6। तो 1 2 5 6 में जब नेट एरिया आएगा, जब मैं रिविट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे आप ध्यान दीजिए, जब भी वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ पे, इस केस में जो मैंने मल्टीप्लाई किया 1070 प्लस यहाँ पे रिविट वैल्यू भी आना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स रिविट वैल्यू उसने क्वेश्चन में बताया नहीं है, रिविट वैल्यू आपको उसने क्वेश्चन में बताया नहीं है। अगर वो बता देता तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा आसान होता, लेकिन उसने कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी रखी, इसलिए आपको ध्यान देना। क्रिटिकल सेक्शन अगर मैं बात करूँ मेन प्लेट की, तो मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है, ये। तो अगर आपको आंसर मैच कराना है तो उस हिसाब से आंसर मैं बता देता हूँ कि जो आंसर आएगा तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कितना, 1285 इंटू, अगर आप मैं बात करूं जो 1285 इंटू 150 करोगे तो आंसर आएगा 192.75। ये ऐसा इसलिए हो रहा फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कि आपका रिविट वैल्यू कितना है, क्योंकि जब तक वो पता नहीं होगा आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे। रफली तो मैं बता सकता हूँ कि भाई क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट आपका ये हो जाता है, ठीक है, मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन ये होता था, कवर प्लेट के लिए ये होता था। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा खतरा जो होगा इस रिविट को होगा, ये रिविट पहले फेल करेगा क्योंकि एंड पे है। दूसरी बात क्रिटिकल सेक्शन में सबसे ज़्यादा फोर्स इसी पे आता है, तो इसका मतलब यही वाला सेक्शन पहले फेल करेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान देना पड़ता है, बाकी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको सबसे पहले इसमें सीखना था नेट एरिया। नेट एरिया गेज जब भी आपका स्टैगर्ड पिच रहता है हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया था। मेन पर्पज़ मेरा था कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कई सारी और पिचें लगा देगा, ऐसे लगा देता तब कुछ नहीं था, 1 2 3 4 5 था, 6 था, 7 था, 8 कर देते तो ऐसे फिर से एक सेक्शन बन जाता। तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। इसमें आपको क्या है, ट्रायल एंड एरर जैसा मेथड होता है जिसमें चीज़ों को हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि ईएस में पूछा गया है, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ, देखिए एरिया नेट निकालते समय गलती नहीं होगी, गलती कहाँ पे होगी, जब स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करते हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रिविट वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, इस चीज़ का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है ईएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा डील करते हैं। रिलेटेड विथ गसट प्लेट से रिलेटेड बात किया है, उसमें क्या किया है, प्लेट में उसने क्या कर रखे, 2 रिविट लगा रखे हैं और पूछा है कि इफेक्टिव विथ क्या होगा, तो उसको थोड़ा डील कर लेते हैं, क्योंकि वो आईईएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार टेस्ट सीरीज में भी मिल चुका है, कई बार वो आ चुका है क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ, एक क्वेश्चन है जो कि ईएस का है। यहाँ पे फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, क्या मैंने बताया, नेट एरिया का कैलकुलेशन सेम एज इट इज रहेगा, बस जब स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करना है तो आप ये देख लो कि किस सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आउटर वाले सेक्शन की बात करेंगे तब तो कोई रिविट वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमको किसी और सेक्शन की बात करेंगे तो आपको बीच में 2 पे बात करेंगे तो रिविट वैल्यू आपको वहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आईईएस में पूछा गया है, आईईएस 1996 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कहा है व्हाट इज द इफेक्टिव विथ, व्हाट इज द इफेक्टिव नेट विथ, इफेक्टिव नेट विथ आ प्लेट shown in the given figure, ठीक है, गिवन फिगर कैरिंग टेंशन, क्या लिया जा रहा है, टेंशन फोर्स है, ओके। क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, रफली डायग्राम ऐसे दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, एक यहाँ पे लगा दिया रिविट्स, एक रिविट यहाँ पे लगा दिया है और एक रिविट यहाँ पे लगा दिया, और टेंसाइल फोर्स उसने लगा दिया P, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस दी है उसने बता रखा है, दिस इज द 50 mm 50 mm, ये डिस्टेंस 50 है। उसके बाद में इसके सेंटर से जो डिस्टेंस दी गई है दिस इज द 100 mm, तो ये 100 mm मैंने रख दिया। उसके बाद में फर्दर फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस दी गई है ये भी कितना है, 100 mm है, तो मैंने 100 mm लिख दिया, ओके। और फिर से इसने दिया है जो डिस्टेंस दी है, एंड डिस्टेंस है, मान लेते हैं 50 है। पहले भी हमने कोडल प्रिजन पढ़ रखे हैं, कितना लेते थे 1.5, कितना कंसीडर करते थे, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये वाला जो रिविट है, ये वाला जो वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू उसने दे रखी है, कितना दे रखा है, ये है आपका 50 mm, इसके बीच में भी डिस्टेंस आपकी पता है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 50 mm, जो ये डिस्टेंस दी गई है आपकी, ये रिविट की डिस्टेंस भी बता रखा है और इसके बीच में डिस्टेंस बता रखा है, दिस इज द, ये 50 है तो ये 50 दे रखा है, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 50 mm है, क्लियर। यहाँ से चीज़ों को आपको सॉल्व करना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी ज़रूरी है, ऑप्शन में मैं दे सकता हूँ आपको, ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ 250 mm स्क्वायर, और बी ऑप्शन है 275 mm स्क्वायर, सी ऑप्शन है 225 mm स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आपका 237.5 mm स्क्वायर। इस तरीके से ऑप्शन बनाए। अब फ्रेंड्स सॉरी mm में पूछा, विथ पूछा था तो mm में ही रहेगा, स्क्वायर नहीं आएगा, ओके। एरिया पूछता तो इसकी थिकनेस दे देता, 10 mm अगर दे दिया तो मैं कैलकुलेट कर देता आराम से, ठीक है। एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इफेक्टिव विथ पता है, थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे नेट एरिया मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे स्टैगर्ड पिच है, एक लाइन में सारे रिविट कंसीडर नहीं किए गए हैं, तो फ्रेंड्स मैं चूज करूँगा, सपोज दैट दिस द 1, दिस इज द 2, ओके, दिस इज द 3, दिस इज द 4, फिर अगला नंबर है 5 और दिस इज द 6, इस तरीके से मैंने कंसीडर किया। तो पहला क्रिटिकल सेक्शन में मान लेता हूँ सेक्शन
सेक्शन अगर मैं चूज करूं तो आप देखोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें मुझे निकालना है क्या, बी नेट या इफेक्टिव बोल सकते हो। अगला सेक्शन हो सकता है 1 2 1 2 5 3 4, 1 2। अगला हो सकता है 1 2, दिस इज द 1 2 5 3 4। अगला हो सकता है 1 2 5 6, 1 2 5 6। इसमें से जिसमें सबसे मिनिमम विड्थ आएगी उसको हमको कंसीडर करना। सपोज 2, दिस द 1, दिस द बी एंड 3। जो इसमें से सबसे कम होगा उसी पे फेलियर होगा। तो फ्रेंड्स आप बताइए, अगर मुझे विड्थ कंसीडर करनी है तो आप इस सेक्शन पे बताइए टोटल विड्थ कितनी इसकी हो जाएगी, 50 100 100 200 300। तो मैं इसको लिख दिया 300 mm। तो मैंने कंसीडर कर लिया 300 mm। जब ये 300 mm हो जाएगी तो मैं इसको लिखूंगा 300 mm टोटल माइनस। आप बताइए कितने नंबर ऑफ रिबिट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। इसने बताया है कि डाया ऑफ होल जो है वो 25 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाया ऑफ होल इज 25 mm। कितना दिया है, 25 mm। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 25 mm सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक, तो आप ये बताओ कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिबिट आपके सब्ट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा 6 7 यहाँ पे एक सेक्शन ये भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हालांकि कम ही आएगा। 1 2 3 4 में अगर देखोगे 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है। अगर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 2 टाइम इंटू 25 करोगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 250 mm स्क्वायर mm आ जाएगा। तो ये तो चलो ठीक है, पहला हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ, ये तो 200 आ गया। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ 1 2 5 3 4, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 रिबिट हैं। 300 माइनस 3 टाइम 25 प्लस, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम में अगर आसानी से आपको करना है ना तो सबसे आसानी से ये ऐड कर सकते हो ना कि देख लिया करो कितने नंबर ऑफ रिबिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जिस सेक्शन पे नंबर ऑफ रिबिट ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होंगे वहाँ पे ही आपका सबसे कम एरिया या सबसे कम विड्थ मिलेगी। तो आप इस पे देखें तो 2 ही रिबिट आ रहे थे, इस पे देखा तो आपके 3 रिबिट आ रहे हैं, इस पे देखा तो आपके 2 ही रिबिट आ रहे हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिबिट्स आएंगे उसी को आपको सबसे ज़्यादा एरिया सबसे कम होगा। लेकिन यहाँ पे एक स्टैगर्ड पिच भी आएगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दिस इज द 1 2 5 3 और 4। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंक्लाइंड पिच हो जाएगी, एक ये इंक्लाइंड पिच हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले आपको पिच की वैल्यू 50 है, गेज डिस्टेंस 100 है, तो 2 बार आएगा। तो 50 स्क्वायर पी स्क्वायर अपान 4 इंटू जी 100 प्लस 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल के आता है। इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा लगभग, ये आएगा 225, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 237.5 mm। ओके, अब बात कर लेते हैं 1 2 5 6 पे। 1 2 5 6 पे अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिबिट कितने हैं, 2। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, दिस इज द 300 माइनस 2 इंटू 25। इंक्लाइन पिच कितनी है फ्रेंड्स, इंक्लाइन पिच कितनी है, 1 है इस केस में, क्योंकि सेक्शन कौन सा ले रहे हो, 1 2 5 6। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपका आंसर आएगा, दिस इज द 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 100। ये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 256.25 mm। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सा आएगा, तो बी जो इफेक्टिव होगा यहाँ पे मिनिमम ऑफ बी जो भी आएगा नेट 1 बी नेट 2, ठीक है, कामा बी नेट 3, सबसे मिनिमम कौन सा है आप बता सकते हो, 237.5 mm। तो ये आईएएस में क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। ऐसे कितने भी रिबिट लगा दे, आपको परेशान नहीं होना। सपोज दैट कि यही सेक्शन मैं मान लेता हूँ, कुछ देर के लिए समझाने के लिए एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट कि मान लिया कि डायमंड पैटर्न है, 1 2 3, उसके बाद एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहला सेक्शन आप नंबरिंग कर दिया करो 1, उसके बाद मैं करूँगा नंबरिंग सपोज दैट 2 3 4 5, फिर नंबरिंग करना है 6 7 8 9, फिर नंबरिंग करना है 10 11 12।
इस तरीके से नंबरिंग कर लिया करो। फिर सेक्शन को चूज करना है, तो पहला सेक्शन ये चूज कर लिया, चलो भाई चूज कर लिया। उसके बाद क्या करो, एक ये सेक्शन चूज कर लो और फिर आप एक सेक्शन को ये चूज कर लो। आप देख के भी बता सकते हो कि इन तीनों में से अगर सिर्फ नेट एरिया निकालना, बात ध्यान देने की जरूरत है फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर आपको नेट एरिया निकालना है तो आप देखोगे सबसे कम एरिया यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस केस में आप देख सकते हो नंबर ऑफ रिबिट कितने सबट्रैक्ट हो रहे हैं, 3। लेकिन जब स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन होता है तो वहाँ पे थोड़ा एक बात ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इस रिबिट की बात करोगे, इस रिबिट पे बात करोगे, सेक्शन पे बात करोगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कोई भी रिबिट वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोल्ट को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है रिबिट को। लेकिन इसकी बात करते हो तो ये वाला रिबिट स्ट्रेंथ का उसमें ऐड हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन कराया था आपको कनेक्शन में, वहाँ पर इस चीज़ को बार बार बताया था। अब फ्रेंड्स अगर आपको और सेक्शन बनाने तो आप ऐसे भी बना सकते थे, 1 2 ये सेक्शन आ सकता है, 1 2 7 8 ऐसे निकल जा सकते हो। एक सेक्शन ये बन सकता है 1 2 7 4 5 कर सकते हो। एक सेक्शन बन सकता है 1 2 7 11 8 ऐसे करते हुए आप ऐसे जा सकते हो। तो कई सेक्शन बन सकते हैं, बस थोड़ा सा उसमें ट्रायल एंड एरर होता है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो ये था आपका ऑल अबाउट टेंशन मेंबर के अबाउट। जितना क्वेश्चन आता था उतना मैंने पूरा डील किया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कंप्रेशन मेंबर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।